नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर हूं, राजनीति। देश की हर उस खबर को हम आज टटोलेंगे जो राजनीतिक दिशा को बदलने का मादा रखती है, एजेंडा सेट करती है, चुनावी बिसात पर जीत और हार के चाल को समझती है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने आज गाली कांड पर कांग्रेस और आरजेडी की जमकर क्लास लगा दी। वो भावुक भी हुए। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे और उस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, जिस पर जमकर सियासत हुई। लेकिन आज जब पीएम मोदी ने गाली कांड का जिक्र किया तो राजनीति में भाषा की मर्यादा का मामला गर्मा गया। सुनने वालों में बिहार की बीजेपी अध्यक्ष भी थी, जिनकी आंखें भी नम हो गई और 4 सितंबर को गोली कांड के खिलाफ बिहार बंद का आह्वान कर दिया गया। राहुल गांधी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा पर गाली कांड पड़ गया भारी। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। पीएम मोदी ने गाली कांड को मां के अपमान से जोड़कर किया कांग्रेस पर प्रहार। एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। पीएम मोदी ने मां शब्द की मर्यादा का हवाला देकर राहुल को बताया सियासत के युवराज। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। राजनीति में भाषा की टूटती मर्यादा पर भावुक हुए पीएम नरेंद्र मोदी। मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। पीएम मोदी की एंट्री के बाद बिहार में मां का अपमान बन गया चुनावी हथियार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां जो दिवंगत है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी बेटा को ये मन में पीड़ा होगी। हम लोग भी बहुत दुखी हैं कि लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया। जो स्वर्गवासी हो चुके हैं उनको भद्दी भद्दी गंदी गाली, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली, जी हां, और सिर्फ एक बार नहीं, दर्जनों बार, कई बार, बार बार। चुनावी मौसम हो या फिर संसद का सत्र, जब जब सियासत की तपिश बढ़ी है तब तब जुबानें फिसली हैं, निशाने पर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और अब सवाल ये कि क्या ये गालियां सियासत के तीर बन गई हैं और क्या जनता इन शब्दों को भूलेगी या फिर वोट में बदलेगी?
देश भर में गाली कांड को लेकर मचा सियासी घमासान अब बिहार की सियासत में तेजी से गर्मी ला रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में तूफान आ गया है। अब पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल रैली के जरिए बिहार की जीविका दीदियों को बड़ी सौगात दे रहे थे। इसी दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए वो गाली कांड पर भावुक हो गए और सीधे कांग्रेस आरजेडी को निशाने पर लिया। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। पीएम के दिल से आवाज निकली तो उनको सुनने वाले बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें नम हो गईं। मैंने भी बचपन से अपनी मां को और देश के कई हिस्सों से सड़कों पर उतरकर मां की गाली के खिलाफ आवाज उठाने लगे। राहुल गांधी हाय हाय, कांग्रेस हाय हाय, कांग्रेस हाय हाय, मां का अपमान हिंदुस्तान। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर पहुंचाने की रणनीति बना ली है और 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। जिस तरह से इंडी गठबंधन राजद कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100 वर्ष के उम्र में स्वर्गवासी माताजी, जो 100 वर्ष के बाद जिनकी मृत्यु हुई, और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माताजी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का कोई सुख नहीं भोगा, उनकी मां कभी दिल्ली नहीं आई, और उस माता को जो स्वर्गवासी हो चुके हैं उनको भद्दी भद्दी गंदी गाली, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करवाया है। बिहार चुनाव से पहले राहुल के मंच से की गई टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी पर संस्कृत पर हमला करने का आरोप लगाया, तो वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि ये गाली संस्कृति लालू यादव के जंगल राज की विरासत है, जिसे तेजस्वी यादव अब आगे बढ़ा रहे हैं।
हम लोग भी बहुत दुखी हैं कि लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया और मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया। और जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। वही विपक्ष का दावा है कि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए पीएम मोदी ने मां की गाली को मुद्दा बनाया है। आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये भावनात्मक मुद्दा उठाया गया है। जिस दिन ये गाली कांड हुआ उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत ही सम्मान के साथ हम कहना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी मां हमारे लिए भी पूजनीय है और दुनिया में किसी की भी मां सब पूजनीय है। माताओं का सम्मान, ये भारत माता इसीलिए कहा गया है, ये माताओं बहनों का यहाँ सम्मान होता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस गाली की आप बात कर रहे हैं, जिसने भी इस तरह का काम किया है उसको फांसी पर लटका दीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार है। लेकिन जब उस मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी गए ही नहीं, वो हमारे राजद के, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कोई है ही नहीं, तो फिर राजद कांग्रेस को इस तरह से बदनाम करना, जनता को भावनाओं में लेकर मां के को ढाल बनाना, ये कहीं से उचित नहीं है। लोग प्रधानमंत्री की बात पर जरूर यकीन करते हैं। अगर उनके द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। सारे देश को याद है कि उन्होंने राहुल गांधी जी की माता और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी के बारे में क्या कहा था। सबों को याद है कि उन्होंने उनको संबोधन किया था जर्सी गाय से। इतने बड़े पद पर और संवैधानिक पद पर रहते हुए बोलता हो तो एक मामूली का चलता फिरता कार्यकर्ता अगर इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसने किया, और उस मंच पर न राहुल गांधी थे न कोई इंडिया गठबंधन के कोई नेता थे, उस मंच से उसने अगर कुछ बोला है वो निंदनीय है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक इस विवाद पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं। क्या नीतीश इस गाली राजनीति से खुद को अलग रखना चाह रहे हैं या कोई सियासी चाल चल रहे हैं? हालांकि जेडीयू प्रवक्ता हमलावर हैं। देश के प्रधानमंत्री की मां के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किया जाना और उसका राहुल गांधी और महागठबंधन के घटक दल द्वारा निंदा तक नहीं किया जाना, पार्टी के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां जो दिवंगत है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी बेटा को यह मन में पीड़ा होगी कि जिस मां ने हमको जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, तो दर्द छलक गया उनका, तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। तो जब देश के वो प्रधानमंत्री हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी मां को अगर गाली आप दे रहे हैं तो हर मां कहीं न कहीं आहत होगी। बिहार की सियासत में गालियों का ये दौर नया नहीं है, लेकिन इस बार बात निजी भावनाओं तक पहुंची है। चुनाव नजदीक है, ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हैं। देखना होगा कि गालियों से भरी ये सियासत जनता को कितना प्रभावित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
अब चलिए आपको बता दें कि पीएम मोदी को आखिर कितनी बार विपक्ष की तरफ से टारगेट किया गया, गालियां दी गईं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी मां को कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली दी गई। 10 जनवरी 2025 को याद कीजिए, पीएम मोदी ने हमला करते हुए कहा था कि विपक्ष के पास जो होगा वो वही देंगे। 28 मई 2024 को प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि उन्हें विपक्षी नेताओं ने 101 बार गाली दी। वहीं 3 मई 2023 को कहा कि विपक्ष के वोट मांगने का तरीका ही पीएम मोदी को गाली देना है। अब हाल ही में 29 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि उन्हें 91 बार गालियां दी गई, 91 टाइम्स। 13 नवंबर 2022 को भी पीएम मोदी ने दावा किया कि हर रोज उन्हें विपक्ष वाले 2 से 3 किलो गाली देते हैं। तो पहला मौका नहीं है जब इस तरह से विपक्ष की तरफ से घेरते हुए अपशब्द कहे गए हों। इसके पहले भी कई बार ये तस्वीर नजर आई। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की राजनीति की बड़ी और दूसरी खबर की। महाराष्ट्र की सियासत में आज मराठा आरक्षण आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया। 5 दिनों तक भूख हड़ताल पर डटे रहे मनोज जरांगे और आखिरकार उन्होंने जीत का ऐलान कर दिया है। सरकार ने उनकी बड़ी मांगों को मान लिया है और जरांगे ने 2 महीने का टाइम फ्रेम दिया है कि मराठा और कुणबी को एक ही समुदाय मानते हुए जीआर जारी किया जाए। जरांगे ने यह भी कहा कि सरकार ने आंदोलन में शहीद हुए परिवारों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने का वादा भी किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण आंदोलन हमेशा से एक विस्फोटक मुद्दा रहा है और इस बार इस आंदोलन की कमान संभाली मनोज जरांगे ने, जिन्होंने पूरी राज्य की राजनीति को एक तरह से हिलाकर रख दिया। जरांगे पिछले 5 दिनों तक बगैर पानी, बगैर खाना, सिर्फ अपने हौसले के दम पर टिके थे। जरांगे ने कहा कि सरकार ने आंदोलन में जान गंवाने वाले परिवारों को मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने का वादा भी किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज यह अनशन यहाँ समाप्त हुआ है और विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी कैबिनेट सब कमेटी को, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, उस मामले में हमारा कोई दूसरा मत नहीं था, लेकिन उस मांग के साथ उनका जो कहना था कि इसको एक साथ सभी को आप लागू कर दीजिए, तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आरक्षण जो होता है वो समूह को नहीं, वो व्यक्ति को होता है। व्यक्ति को आरक्षण मांगना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता। उसके लिए कोई न कोई सबूत देना पड़ता है। सबूत के तौर पर ये हैदराबाद गैजेटियर काम में आएगा, क्योंकि हैदराबाद गैजेटियर में जब उनके दादा परदादा का नाम ये कुणबी जाति में अगर रहेगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा और नियम के अनुसार उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आरक्षण मिल पाएगा। उन्होंने भी कल एक प्रकार से इस बात को स्वीकारा कि सबको एक साथ, जिसको उन्होंने सरसकट कहा था, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोर्ट का आदेश वैसा नहीं है। कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा। उन्होंने भी वो स्वीकारा, तो हमारे लिए फिर मार्ग आसान हुआ। मनोज जरांगे पाटिल इनको धन्यवाद देता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। यहाँ पर जो उनकी मांगे थी, सरकार ने भी बहुत ही पॉजिटिव और प्रैक्टिकल रहकर उसे पूरा किया। इसमें हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मैं स्वयं, हमारे अजीत दादा, हम तीनों ने बैठकर इस पर पूरी तरह सकारात्मक विचार कर एक संवेदना रखते हुए इस निर्णय को किसी का नुकसान ना हो और मराठा समाज को भी न्याय मिले, ये ऐसी भूमिका हमने कायम रखी है। पहले भी रखी थी, आज भी है, कल भी है। और अब बात कर लेते हैं भारत में घुसपैठ करने वाले अवैध नागरिकों की। गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी किया है और अब बगैर वीजा और नकली पासपोर्ट बनाकर रह रहे लोगों पर सख्त एक्शन होगा। अब उनकी खैर नहीं है। हालांकि घुसपैठ के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अभी भी जारी है।
घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 का नोटिफिकेशन हो गया है जारी। इसके तहत अब बिना वीजा से आने वालों को 7 साल की जेल होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। इस बीच अवैध घुसपैठ पर सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है और अब इस बहस में एंट्री हो चुकी है ममता बनर्जी की। दरअसल कोलकाता के मैदान इलाके से तृणमूल कांग्रेस के मंच को हटा दिया गया, जिसके बाद ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गयी। It is unethical, unconstitutional, undemocratic, unethical and misuse of BJP power. They want to use army for their own purpose. They don't care internal security. They don't take care border security. They don't care the external security. They only care in Bengal, of course, All India Trinamool Congress. लेकिन जितना करेगा इसका रिजल्ट इतना बुरा होगा, ये नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि वो एनआरसी नहीं मानेंगी, वो सीएए नहीं मानेंगी और घुसपैठिया कौन है ये दिल्ली तय नहीं करेगी। यानी ये मामला अब भी सियासत का केंद्र बना हुआ है। ममता बनर्जी का जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। अगर आर्मी ने उसको हटाया तो उसकी कोई ना कोई वजह रही होगी। बिना वजह के आर्मी कभी बीच में नहीं आती है। भारत में अवैध प्रवासी सबसे ज्यादा बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान से आते हैं। अनुमान है कि भारत में 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हो सकते हैं, जिनमें अकेले बंगाल, असम और दिल्ली में बड़ी संख्या में हैं। बताया जा रहा है कि नया कानून इन्हीं पर रोक लगाने की कोशिश है, लेकिन इसी पर खड़ी हो गई है वोट की सियासत। और अब सामने है विपक्ष, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले एसआईआर पर सियासी मुद्दा हावी होने शुरू हो चुका है और एसआईआर की कवायद भी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए। हालांकि बाद में राहुल की ये यात्रा एटम बम और हाइड्रोजन बम पर आकर टिकी, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई। राहुल गांधी को सांसद बनने का भी अधिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी एक सांसद के रूप में चुने गए हैं तो कम से कम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका उनको ज्ञान होना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बम का तात्पर्य है विनाश, तो क्या वो नागासाकी, हिरोशिमा बनाने की बात कर रहे हैं? अगर उन्होंने अपनी एक यात्रा किया तो उस यात्रा का परिणाम हाइड्रोजन बम गिरा के करेंगे? तो मुझे लगता है कि अभी तो उनको पढ़ने की जरूरत है। उनको कम से कम भाषा का विन्यास और भाषा का ज्ञान होना चाहिए। देश जानता है कि उन्होंने पहले भी जो बम फोड़ने की बात कही थी वो दिवाली के पटाखे की तरह ठुस हुआ है। अभी तक दुनिया में कहीं भी हाइड्रोजन बम फोड़ा नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी लगातार अमर्यादित, अभद्र भाषा का प्रयोग करके भारत की राजनीति में बम फोड़ने की संस्कृति ला रहे। उनका पहला एटम बम यानी कर्नाटका वाला पहले ही फुस हो चुका है और लगातार अपने पद की गरिमा, अपने दल की गरिमा, अपने नेतृत्व की गरिमा को निम्न स्तर तक पहुंचाने का काम राहुल गांधी ने किया है। चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाया गया है राहुल गांधी जी के द्वारा, वो तो बिल्कुल सही है। वो तो कह ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी है और इतने लोगों का नाम आप हटा रहे हैं, तो हो सकता है कि जो जिनका एक ही नाम हो उनका भी नाम आप हटा दे रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये तो हमारा मुद्दा ही है कि चुनाव आयोग या वोटर आईडी वगैरह में, वोटर पत्र में जो भी गड़बड़ियां हैं उसको चुनाव आयोग सुधारे। यही मांग तो कर रही है विपक्ष। तो सवाल यही है कि क्या अवैध प्रवासी पर सियासत राष्ट्र हित के लिए है या वोट बैंक के लिए? क्या ममता बनर्जी की एंट्री इस सियासी खेल में नया मोड़ लाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आज राजनीति में फिलहाल इतना ही।